Yes. Hello students. Let's start our topic chapter 2. Chapter 2. And today we will discuss demerits of a joint stock company. It means when we establish the company then what problems we face. जब हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं तो हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की क्या क्या डीमेरिट्स हैं. तो डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट आपका आता है लेंदी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर. लेंदी मतलब बहुत लॉन्ग होता है, एक्सपेंसिव का मतलब बहुत खर्चीला होता है इसकी लीगल प्रोसेस. सॉरी, कहता है व्हेन वी वांट टू एस्टैब्लिश द कंपनी then it is very long and expensive process, because before establishment of the company we have need to prepare the various documents, we have need to take the permission from the various authorities, we have need to take the license from the registrar. So we fulfill various legal formality and a lot of expense is also consumed. So it is not easy to establish the company. ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को स्टैब्लिश करना इतना इजी नहीं है. जब भी हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं तो स्टैब्लिश करने से पहले आपको रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके लिए हमें वेरियस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, वेरियस अथॉरिटीज से परमिशन लेनी होती है. इन सब में हमारा लॉट ऑफ टाइम क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, हमारा लॉट ऑफ मनी क्या हो जाता है, इनक्योर्ड हो जाता है, खर्च हो जाता है. So it is not very easy to establish the company because its process is very lengthy. बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवाना, अटेस्ट करवाना, वेरियस अथॉरिटीज से साइन करवाना. तो ये सब इतना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है और काफ़ी पैसा भी हमारा क्या हो जाता है, इसमें इनक्योर्ड हो जाता है. सो व्हेन वी एस्टैब्लिश द कंपनी जब इट इज वेरी लेंथी और एक्सपेंसिव प्रोसेस. सेकेंड जो आपका डीमेरिट्स आता है लैक ऑफ मोटिवेशन. लैक ऑफ मोटिवेशन में कहता है कि इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में द मैनेजमेंट एंड द ओनर्स आर द सेपरेट पर्सन्स. ऑल दोज पर्सन हु डू द मैनेजमेंट वर्क, ऑल दीज पर्सन आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी. ऑल दीज पर्सन इज ऑल्सो ऑब्टेन ए फिक्स सैलरी. सो देर इज ए नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवार्ड. क्योंकि मैनेजमेंट करने वाले पर्सन को तो फिक्स सैलरी मिलती है, इसलिए ये पर्सन मोटिवेट नहीं होते ज्यादा एफर्ट्स करने के लिए. क्यों? क्योंकि जितना भी एफर्ट्स करें इनको तो क्या मिलेगी, फिक्स सैलरी मिलती है. इनके एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट लिंक नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट करने वाले पर्सन मोर एफर्ट्स करते हैं कंपनी में प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो भी बेटा उनको तो फिक्स सैलरी मिलने वाली है, प्रॉफिट का शेयर तो मिलेगा नहीं. सो ये ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते, इसलिए ये मोटिवेट नहीं होते. ठीक है, क्योंकि ओनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलता है. अगर मोर प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी तो ओनर्स मोर प्रॉफिट ऑब्टेन करेंगे. बट इन कंपनी में देर आर द सेपरेट ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप. ओनर्स ओनली इन्वेस्ट द मनी, यानी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बट द मैनेजमेंट पर्सन हु डू द मैनेजमेंट वर्क इज ऑल्सो ऑब्टेन ओनली द सैलरी. सो ऑल दीज पर्सन नो डू मोर एफर्ट्स इन कंपनी टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स बिकॉज देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवार्ड. ठीक है, क्योंकि अगर वो चाहे कितना भी एफर्ट्स कर ले बेटा तब भी उनको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ सैलरी, इसलिए वो ज़्यादा एफर्ट्स करते ही नहीं है. क्योंकि कंपनी में मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले पर्सन से उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता. ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल बताया था बेटा, बिजनेसमैन तो बहुत उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग्स होती है बिजनेसमैन के अंदर. लेकिन जो एम्प्लॉई होते हैं उनमें सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि उनको तो अपना टाइम पूरा करना है और सैलरी लेनी है. इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट में हम उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते जितना कि एक बिजनेसमैन करता है, क्योंकि उसने अपने बिजनेस को एग्जिस्ट करना है, उसको प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए वो ज़्यादा एफर्ट्स करता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है डिले इन डिसीजन. कहता है कि भाई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में डिसीजन लेने में भी क्या हो जाती है, डिले हो जाती है. क्योंकि इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ऑल डिसीजंस आर टेकन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में सभी डायरेक्टर्स जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन सबको इनवाइट करते हैं. इनवाइट करके मीटिंग में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो डिस्कशन होता है सभी के बीच में. और एक बार अगर कोई डिसीजन ले लिया जाता है तो फिर वो सबको क्या दिया, इन सबके पास उस डिसीजन की इंफॉर्मेशन दी जाती है. तो बेटा अगर आप उस डिसीजन को चेंज भी करना चाहते हो, इट मीन्स इफ यू वांट टू चेंज दैट डिसीजन
which I have already taken in board of directors meeting, then you can't change. क्योंकि चेंज करना एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होती है. क्यों? क्योंकि सभी लोग ऑब्जेक्शन है, सबके पास वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो चुकी है, उसके बाद चेंज करना इतना आसान नहीं है. एक डिसीजन लेने में इसलिए भी डिले होती है क्योंकि नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं कंपनी में. ठीक है. व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज आल्सो वांट टू टेक एनी डिसीजन, देन आफ्टर डिस्कसिंग ऑफ वेरियस ओनर्स, the board of directors takes all decision. So a lot of time is also consumed for taking the decision due to number of owners होने की वजह से सबसे डिस्कस करने में बहुत सारा टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है, इसलिए यहाँ डिसीजन लेने में क्या होती है, डिले होती है. और ये बात भी सच है. देखो, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर होता है, यस या नो. भाई वो उसको किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती, तो वो डिसीजन क्या लेगा, फास्ट लेता है. यस या नो? यस मैम. बट इन कंपनी में यू नो, जिन जिन लोगों ने भी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, ऑल दीज पर्सन्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी. यस या नो? यस मैम. देन अब सब ओनर होंगे तो जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो बेटा हमेशा डिसीजन कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिए जाते हैं. जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सभी शेयर होल्डर्स को इनवाइट करते हैं कि भाई इस दिन हमारी मीटिंग है, इसमें कुछ डिसीजन लिए जाएंगे या डिस्कस होगा. तो जो शेयर होल्डर्स वहाँ आते हैं, सबके सामने डिस्कशन होता है, सब बातें डिस्कस करते हैं, नहीं ये करने से ये लॉस होगा, ये फायदा होगा, ऐसे आपस में म्यूचुअली डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेते हैं. तो सबसे डिस्कस करने में तो बेटा काफ़ी टाइम क्या हो जाता है, आपका कंज्यूम हो जाता है, इसलिए यहाँ डिसीजन लेने में क्या हो जाती है, डिले हो जाती है. उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. कहता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है. Because when we establish the company, then we have need to fulfill various legal formalities. If any company don't follow any legal formality, then definitely government do interfere in company's management. क्योंकि जब हम कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं तो कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए हमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करनी पड़ती है. अगर हमने कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी प्रॉपर फुलफिल नहीं की है या हमने कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हमारे बिजनेस में इंटरफेयर करेगी. ठीक है. गवर्नमेंट हमारे बिजनेस में इंटरफेयर करेगी. क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो ही नहीं कर रहे. अगर हमने टाइमली टैक्स पेमेंट नहीं किया, अगर हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरफेयर करेगी ही करेगी. सो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ बहुत ज़्यादा होता है. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक कंपनी, हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को तो सभी फॉलो करते हैं. यस या नो? अगर गवर्नमेंट के नॉर्म्स को हमारा स्कूल फॉलो नहीं करता है तो सोचो क्या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी या नहीं करेगी. यस. सेम कंपनी में है, अगर कंपनी ने गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट हमारे बिजनेस में क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी. उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट. कहता है भाई कंपनी में नंबर ऑफ पार्टीज होती हैं, ओनर्स है, डिवेंचर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, वेरियस पार्टीज विच आर रिलेटेड टू अवर कंपनीज. ठीक है. वेरियस पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी से रिलेटेड होता है. सो समटाइम द डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स इज आल्सो अराइज बिटवीन वेरियस पार्टी विच आर रिलेटेड टू अवर बिजनेस, बिकॉज ओनर इज आल्सो वांट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, डिवेंचर होल्डर्स इज आल्सो वांट टू गेट मैक्सिमम इंटरेस्ट, क्रेडिटर्स टाइमली अपना पैसा लेना चाहते हैं, एम्प्लॉइज आल्सो वांट टू गेट मैक्सिमम सैलरी. सो द डिस्प्यूट इज आल्सो अराइज बिटवीन द वेरियस पार्टीज, क्योंकि हर पार्टी का इंटरेस्ट अलग अलग है, हर पार्टी अपना शेयर प्रॉपरली लेना चाहती है, तो वेरियस पार्टी के इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको सोल्व करती हूँ. भाई हमारे बिजनेस में वेरियस पार्टी है, ठीक है, हर पार्टी का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, हर पार्टी अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहती है, जिसकी वजह से सबके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब डिस्प्यूट्स अराइज हो जाता है. जैसे भाई ओनर क्या लेना चाहेगा, प्रॉफिट लेना चाहेगा, मैं अगर उस कंपनी में एम्प्लॉय हूं तो मैं अपनी अच्छी सैलरी लेना चाहूंगी. अगर कोई क्रेडिटर्स है जिसने कंपनी को क्रेडिट पर गुड्स सप्लाई कर रखी है, वो अपना टाइमली पैसा ऑब्टेन करना चाहेगा. अगर कंपनी ने लोन बोरोड फंड से पैसा ले रहा है तो वो अपना टाइमली इंटरेस्ट लेना चाहेगा. अगर कंपनी ने डिबेंचर इश्यू करके फाइनेंस ले रखा है तो वो भी टाइमली अपना इंटरेस्ट लेना चाहेगा. सो देयर आर द वेरियस पार्टी विच आर रिलेटेड टू आवर बिजनेस. एवरी पार्टी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, so there is a more possibility of disputes, ठीक है, in various parties interest. okay. उसके बाद आता है
ओलिगरेचिक मैनेजमेंट। बेटा कल मैंने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट्स में एक पॉइंट कराया था, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, अगर आप लोगों को याद हो तो। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में वेरियस ओनर्स होते हैं, ठीक है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो हर ओनर का इक्वल राइट होता है डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का, वोट देने का इक्वल राइट होता है, ठीक है। सो एवरी ओनर हैव इक्वल राइट फॉर टेकिंग द डिसीजन, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट. So there is a democratic management in company, but in real situation there is no democratic management, there is a oligarchic management. In company organization, when the board of directors की meeting में when we want to take any decision, the board of directors is also invite only those shareholders who have more shares, and after discussing, ठीक है, of all these shareholders who have more share, the board of directors takes all decisions. It means जिनके पास कम shares होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको मीटिंग में इनवाइट ही नहीं करते, उनसे पूछा ही नहीं जाता, तो यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होता है, यहाँ ओलिगरेचिक मैनेजमेंट होता है. मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ. देखो कंपनीज एक्ट 2013 में तो ये क्लियर मेंशन है कि कंपनी में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है. जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी शेयर होल्डर्स को इनवाइट करते हैं, सबसे सजेशन लेते हैं और तब जाके डिस्कस करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं. यानी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का सबको इक्वल राइट है, ये बात कही जाती है. बट बेटा रियलिटी में क्या होता है? एक्ट में तो लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करते हैं जिनके पास कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं. उन शेयर होल्डर्स को वो क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं डिसीजन के लिए. कर दिया इनवाइट. वही शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आते हैं और उन्हीं से ही डिस्कस करके डिसीजंस लिए जाते हैं. जिन शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के कम शेयर्स होते हैं उनसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया जाता, उनकी चलती ही नहीं है मैनेजमेंट में. समझ आ गया? रियलिटी में कंपनी में ये होता है, तो कंपनी में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ना होकर ओलिगरेचिक मैनेजमेंट में होता है. इट मीन जिनके पास मोर शेयर, ऑल दी शेयर होल्डर्स हैव टेक ऑल द डिसीजन. और मैनेजमेंट में भी वही करते हैं, सब चीज उनके हिसाब से ही होती है. तो यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप ना होके ओलिगरेचिक मैनेजमेंट होता है. समझ आ गया? ये रूल के अकॉर्डिंग मेरिट्स में आ गया और रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये किस में आ गया? डीमेरिट्स में आ गया. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लिमिटेशंस या डीमेरिट्स आती है, अनहेल्दी स्पेकुलेशन. कहता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हेल्दी स्पेकुलेशन ना होकर अनहेल्दी स्पेकुलेशंस होते हैं. अनहेल्दी स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए जानबूझकर शेयर्स की प्राइस को फ्लक्चुएट कर देना. प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए जानबूझकर शेयर्स की प्राइस को फ्लक्चुएट कर देना अनहेल्दी होता है. और एक डिमांड और सप्लाई की वजह से शेयर्स की प्राइस अगर इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो वो हेल्दी होता है. कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में अनहेल्दी स्पेकुलेशन होता है. अनहेल्दी स्पेकुलेशन का मतलब जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के जो इंटरनल पर्सन्स होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, उनके पास कंपनी की ऑल ओवर सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है और सम टाइम तो वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बिहाफ को यूज करके कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं. ठीक है, जब उनको पता होता है कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस अब डाउन आने वाली है तो उस टाइम वो शेयर्स जनरल पब्लिक में इशू ना करके खुद खरीद लेते हैं और अच्छा सा फिर जैसे ही प्राइस हाई होती है वही शेयर्स मार्केट में क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं. तो इस तरीके से अनहेल्दी ट्रेडिंग करते हैं. इससे क्या, ये इलीगल ट्रेडिंग मानी जाती है बेटा. और कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा अनहेल्दी स्पेकुलेशन भी होता है. क्यों? क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के जो इंटरनल पर्सन्स होते हैं, जिनके पास कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती है, वो अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को यूज करके कई बार अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं और काफ़ी लार्ज स्केल का प्रॉफिट अर्न करते हैं. जानबूझकर सिक्योरिटीज की प्राइस को फ्लक्चुएट करवा देते हैं. ठीक है, और जैसे ही सिक्योरिटीज की प्राइस डाउन आई, खरीद लिया, आप आई, सेल कर दिया. तो बेटा इससे कंपनी में अनहेल्दी स्पेकुलेशन क्रिएट हो जाता है. हेल्दी स्पेकुलेशन होता है जब मार्केट में डिमांड की वजह से शेयर की प्राइस इंक्रीज हो. ठीक है, डिमांड की वजह से अगर शेयर की प्राइस इंक्रीज होती है तो हेल्दी स्पेकुलेशन है.
जानबूझकर अगर हम प्राइस को फ्लक्चुएट कर देते हैं तो वो अनहेल्दी स्पेकुलेशन है, ठीक है। सो कंपनी में अनहेल्दी स्पेकुलेशन भी होता है। उसके बाद 8 जो आपकी डीमेरिट्स है वो है सोशल इवेंट्स, सामाजिक बुराई। सोशल इवेंट्स में क्या आता है कि भाई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारी वेल्थ होती है, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का तो साइज काफ़ी लार्ज स्केल का होता है। इतने लार्ज स्केल के साइज में क्या होता है कि कंपनी जो है उसकी अगर इकोनॉमिक वेल्थ कुछ ही पर्सन्स के हैंड्स में कंसंट्रेट हो जाए तो बेटा हमारी इकोनॉमी में मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। मोनोपोली क्रिएट अगर कंपनी कर देती है तो कस्टमर्स का मोर एंड मोर एक्सप्लॉयटेशन होगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई हमारी इकोनॉमी की जो वेल्थ है वो कुछ ही पर्सन्स के हैंड्स में कंसंट्रेट रहे, क्योंकि अगर इकोनॉमी की वेल्थ कुछ ही पर्सन्स के हैंड्स में कंसंट्रेट हो जाती है तो डेफिनेटली मोनोपोली क्रिएट होती है। तो ये एक सामाजिक बुराई है कि कंपनी के पास लार्ज रिसोर्सेज है, कंपनी के पास बहुत सारी वेल्थ है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी कुछ ही हैंड्स में कंसंट्रेट हो जाती है तो एक सोशल इवेंट्स हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी फिर कहीं ना कहीं कस्टमर्स का मोर एंड मोर एक्सप्लॉयटेशन करेगी। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करनी है। तो वो एक सामाजिक बुराई है, ऐसा सोचने की बात है। वैसे गवर्नमेंट कभी भी मोनोपोली क्रिएट होने नहीं देती है, ठीक है। हमारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे रेलवे है उसने मोनोपोली कर रखी है। मोनोपोली का मतलब होता है कि पूरी मार्केट में एक ही सेलर होना, कोई दूसरा सेलर है ही नहीं। वो जैसा चाहे वैसी गुड्स मार्केट में सेल करता है, जिस प्राइस पे चाहे उस प्राइस पे सेल करता है। तो इसका मतलब उसने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, प्राइस हाई चार्ज कर सकता है। तो ये तो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो उसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर है। अगर प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली हो जाती है तो डेफिनेटली वो चार्ज क्या लेते हैं, ज़्यादा। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की एक सोशल इवेंट्स ये भी है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पास लार्ज रिसोर्सेज होते हैं, और अगर ये लार्ज रिसोर्सेज का यूज, ठीक है, कंपनी सोशल वेलफेयर के लिए ना कर अपनी मोनोपोली मार्केट में क्रिएट कर देती है, हाई प्राइस पर गुड्स मार्केट में सेल करती है, तो ऑब्वियस बात है कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद 9th जो डीमेरिट्स हैं, इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस इन गवर्नमेंट डिसीजन। इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस इन गवर्नमेंट डिसीजन कि ज्वाइंट स्टॉक जो कंपनी है वो गवर्नमेंट डिसीजंस में भी इंटरफेरेंस करती है, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का साइज इतना लार्ज होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हैव ए लार्ज साइज, ठीक है। तो सम टाइम ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज आल्सो प्रोवाइड द डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी व्हेन द पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो कम्स इन द पावर, ठीक है। और वो पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही पावर में आ जाती है तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी उसको जो पॉलिसी जो बनाती है, जो डिसीजंस वो लेती है, वो अपने फेवर में करवा लेती है प्रेशर से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है। अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है, क्योंकि डोनेशन देने से उनके टैक्स में रिबेट मिल जाती है। पहली बात तो ये है, कंपनियों को टैक्स में रिबेट मिलेगी, पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा आ जाता है डोनेशन से, उन कंपनियों से। तो सोचो उस पैसे से वो इलेक्शन लड़ती है, अगर वो इलेक्शन में जीत जाती है और पावर में आ जाती है तो कहीं ना कहीं उस कंपनी का एहसान तो उनके ऊपर रहता है। अब कंपनी उनको प्रेशर भी लेती है कि भाई हमने इलेक्शन के टाइम पे आपको इतना डोनेशन दिया, इतना सपोर्ट करा, तो अब जो भी पॉलिसी आप बनाओ तो पॉलिसी जरूर हमारे फेवर में होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उन पॉलिसी से हमें क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। तो कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो इतना लार्ज साइज होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देके जैसे ही वो पावर में आ जाती है वैसे उनके डिसीजंस को अपने फेवर में करवा लेते हैं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट में भी इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। ये सच बात है, ये झूठ नहीं है, ऐसा ही होता है। आप सोचो, आप पार्टी की बहन है ना, आम आदमी पार्टी, सुन रखा होगा नाम, तो कहाँ से पैसा आया? वो तो एक IAS ऑफिसर था। बेटा आप ये मत माने कि IAS ऑफिसर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट जॉब से आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं आता, आप इलेक्शन लड़ सको। इलेक्शन में तो बहुत पैसा चाहिए, तो इसका मतलब वो सारे पैसे कहाँ से आते हैं? जो कंपनियाँ होती है वो डोनेशन की फॉर्म में देती है। बच्चे कई बार पूछते हैं मैडम कंपनियाँ क्यों डोनेशन देती है? क्योंकि उनको अगर वो डोनेशन ना दे तो टैक्स पे करना पड़ता है, तो टैक्स में बेनिफिट लेने के लिए वो डोनेशन देती है। और जैसे ही कंपनी पावर में जैसे ही वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है तो डिसीजंस भी फेवर में करवाती है। समझ आ गया? पॉलिटिकल पार्टी से लिंक करना उनका बहुत बड़ा मोटिव है। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी से मेरा लिंक है तो मेरी कंपनी के बड़े बड़े काम भी बहुत ईजिली से सोल्व हो जाते हैं, अगर मेरा अच्छा लिंक है तो।
इसलिए लिंक वो क्रिएट करके ही करती है। तभी कहते हैं कि भाई जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है वो क्या करती है, गवर्नमेंट डिसीजंस में भी उनका इंटरफेरेंस होता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। एक बार मैं ब्रीफली इनको रिवाइज करती हूँ। लेंदी एंड एक्सपेंसिव, कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को स्टैब्लिश करना काफ़ी लॉन्ग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर, बहुत सारी परमिशन, बहुत लीगल, और रजिस्ट्रेशन कराने में लॉट ऑफ टाइम और पैसा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। यहाँ मैनेजमेंट करने वाले पर्सन सैलरी होल्डर पर्सन होते हैं, तो वो कितना भी एफर्ट्स करें उनको तो फिक्स सैलरी मिलती है। तो यहाँ एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, क्योंकि उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा। यहाँ मोर देन वन ओनर्स होते हैं, सबसे डिस्कस करके डिसीजन लिया जाता है, इसलिए डिसीजन लेने में क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। गवर्नमेंट एक्सेस इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कंपनी ने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो गवर्नमेंट कंपनी के बिजनेस में इंटरफेरेंस करते हैं। कहता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं। हर स्टेक होल्डर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। डिवेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, ऑनर्स प्रॉफिट लेना चाहते हैं, एम्प्लॉय सैलरी लेना चाहता है, क्रेडिटर्स टाइमली पेमेंट लेना चाहता है। तो सबके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा। कंपनी में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ना होकर ओलिगरेचिक मैनेजमेंट होता है। इट मीन जिन लोगों के पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं, कंपनी उन्हीं से डिस्कस करके डिसीजन लेती है, उन्हीं का ही मैनेजमेंट में ज़्यादा रोल होता है। इसलिए यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप ना होकर ओलिगरेचिक सेटअप होता है। ठीक है, ओलिगरेचिक। उसके बाद आता है अनहेल्दी स्पेकुलेशन। कहता है कंपनी में अनहेल्दी स्पेकुलेशन होता है। इट मीन्स कंपनी के जो इंटरनल पर्सन्स होते हैं उनके पास कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, और वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर वो ट्रेडिंग करते हैं। कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, हाई प्राइस आती है सेल कर लेते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। और अनहेल्दी यानी जानबूझकर सिक्योरिटीज की प्राइस को फ्लैक्चुएट करवा के प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो अनहेल्दी स्पेकुलेशन भी होता है। उसके बाद सोशल इवल्स। कहता है अगर कंपनी के पास लार्ज वेल्थ होती है, अगर ये वेल्थ का मतलब प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी कुछ ही हैंड्स में कंसंट्रेट हो जाती है तो मोनोपोली इकोनॉमी में क्रिएट होगी, और मोनोपोली क्रिएट होगी तो वो हमारे कस्टमर्स के लिए एक सोशल इवल्स होती है। क्योंकि मोनोपोली अगर किसी कंपनी ने क्रिएट कर दी तो कहीं ना कहीं अपनी गुड्स की प्राइस क्या कर देती है, हाई कर देती है। लास्ट वन आता है इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस इन गवर्नमेंट डिसीजन। कहता है कंपनी का साइज बहुत लार्ज होता है, तो जब इतना लार्ज साइज होता है तो कंपनी का हमारे गवर्नमेंट डिसीजंस में भी इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे कंपनी उनको क्या देती है, डोनेशन देती है, और डोनेशन दे के बाद में जब अगर पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है तो डिसीजंस और पॉलिसीज अपने फेवर में करवा देती है। तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का हमारे गवर्नमेंट डिसीजंस में भी क्या रहता है, इंटरफेरेंस रहता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है सो प्लीज वो बच्चा जरूर मुझे मैसेज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।